नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज है रविवार और हर शनिवार रविवार हम लाते हैं आपके लिए खास प्रोग्राम, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द से जुड़ी समस्या की। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारी फोन लाइंस आपके लिए खुल चुकी हैं। अगले 1 घंटे तक हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ा रहेगा। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। घुटनों का दर्द एक आम शिकायत है जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। घुटने का दर्द किसी चोट के कारण हो सकता है, जैसे लिगामेंट का टूटना या कार्टिलेज का फटना। चिकित्सीय स्थितियां जिनमें गठिया, गाउट और संक्रमण शामिल हैं, वो भी घुटनों के दर्द का कारण बन सकती है। घुटनों के दर्द के क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं, आइए वो भी जरा जान लेते हैं। सूजन और अकड़न, छूने पर लालिमा और गर्माहट, कमजोरी या अस्थिरता, खड़खड़ाने की आवाजें, घुटने को पूरी तरह सीधा करने में असमर्थता। घुटने के दर्द के कारण क्या हो सकते हैं, ये भी जरा जान लीजिए। एसीएल चोट, फ्रैक्चर, फटा हुआ मेनिस्कस, घुटने का बर्साइटिस, पटेलर टेंडिनाइटिस। घुटनों के दर्द से बचने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और इस दौरान अपना वजन ना बढ़ने दें, साथ ही अच्छा खान पान भी रखें। और अगर किसी कारण आपको घुटने का दर्द हो रहा है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हेल्थ इंडिया के लिए गीतू चौहान की रिपोर्ट। तो क्यों होता है घुटने का दर्द, ये तमाम ऐसे सवाल है जो आज हम जवाब देने जा रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने कुछ सवाल घुटनों की समस्या से जुड़े हुए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंट हैं, ऑर्थोपेडिक्स है। और प्रोफेसर डॉक्टर स्नेहलता डोनाला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर अखिलेश कुमार जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हितिन माथुर सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है। वहीं डॉक्टर जुझार सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, ऑर्थोपेडिक से जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। तो आज जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि घुटनों का दर्द आखिर क्यों होता है, और अक्सर ही देखा जाता है, डॉक्टर पंकज आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये समस्या बुजुर्गों के लिए समझी जाती है, लेकिन आप क्या कहेंगे, क्या ये समस्या बड़ी उम्र के लोगों को होती है या आजकल हर वर्ग में इसे देखा जा सकता है? घुटनों की समस्या जो हम लोग कॉमनली देखते हैं ओल्ड एज में तो होता है, आपकी बात सही है। लेकिन आजकल जो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, ओबेसिटी बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गया है, और कोई पुरानी इंजरी है, इस तरह फैक्टर देखने से आजकल हम लोग यंग एज में भी घुटनों की प्रॉब्लम देख रहे हैं। हमारे क्लिनिक में आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं वो अर्ली 40s में भी आ रहे हैं, 40-45 साल में, स्पेशली फीमेल्स, उनमें घुटनों की प्रॉब्लम जल्दी हो जा रही है। और वो घुटनों के प्रॉब्लम से जब समस्या से जूझ रहे हैं, कब कुछ पेशेंट तो बहुत लेट से आते हैं जो बट 40+ पे यूजुअली हम लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। आजकल केसेज आ रहे हैं हमारे पास। बिल्कुल। और डॉक्टर स्नेहलता, आप क्या मानती हैं, क्या ये समस्या बच्चों में भी देखने को मिल रही है? क्योंकि आजकल वो भी इस तरह की शिकायतें करते हैं कि पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। क्या मानती हैं? देखिए, वैसे तो घुटनों की दर्द जो है एज ज़्यादा होती रहेगी तो आता रहेगा, लेकिन बच्चों की जहाँ बात होती है, जैसे टीनेज के बच्चे हैं या अडल्ट्स हैं जो अभी जिम जाते हैं आजकल, जो ओवर एक्सरसाइजेस करते हैं, या कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, वो उनको क्या है, फास्ट रेमडीज चाहिए। तो उनके पास अगर 1 महीने का छुट्टियाँ हैं तो उसी 1 महीने में जो है उनको या तो वेट घटानी है या मजिल बढ़ानी है। तो ये जो फास्ट की एक्सपेक्टेशन जो ज़्यादा करके ओवर एक्सर्शंस करते हैं, ओवर एक्सरसाइज करते हैं, या कुछ भी अति जो है करना नहीं चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयत हम कहते हैं। तो बच्चों में भी इसलिए हो रहा है। और खासकर जैसे 16 साल के नीचे बच्चे होते हैं तो उनके लिए इतना घुटनों की दर्द की समस्या नहीं होती है। कुछ कारण जैसे होते हैं, जैसे जोनेल आर्थराइटिस होती है, वो उनका कारण अलग है। लेकिन जो नॉर्मली जो घुटनों की दर्द होती है वो
पहले जो है बड़ों को हुआ करता था, लेकिन आज के समय में यंगस्टर्स को भी उतना ही इंसिडेंट्स में हो रहा है। जी डॉक्टर हितेन, आप क्या कहेंगे कि ये समस्या आखिर होती क्यों है, क्या कारण है इसके? जो बुज़ुर्ग हैं उनका तो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, मतलब उनका उम्र के साथ घुटने की जो लाइनिंग है, जो स्मूथ लाइनिंग है, वो कम हो जाती है और उससे घुटने की फ्रिक्शन बढ़ जाती है। उसमें जो स्मूथ सरफेस है घुटने का वो कम हो जाता है, तो इसलिए उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। जो यंगर पॉपुलेशन है आजकल, उनमें भी दर्द शुरू हो गया है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल्स चेंज हो गए हैं। जी, उनका न्यूट्रिशनल बैलेंस नहीं है। काफ़ी लोगों को हम जितना यंग लोगों में जो हम घुटने के दर्द देखते हैं वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है या प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी होता है। जी, सो घुटने जो हड्डी है वो दो तरह से बनी है, एक तो कैल्शियम से बनी है और एक प्रोटीन से बनी है। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो हड्डी को बनाता है और उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है। तो जब भी किसी को प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी या फिर कैल्शियम या विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो यंगर एज में भी घुटने के दर्द होंगे। बिल्कुल। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, एक्चुअली ये मुझे एक घुटने का पेन आ रहा है लगभग 1 महीने से। जी, और ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करने के बाद वो बोले ये पैटर्न टेंडन और प्लस में वो कुछ बस रेस्ट के लिए बोले हैं मैक्सिमम, और साथ में विटामिन डी और विटामिन सी बोला है। अभी समझ नहीं आ रहा कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने के लिए। डॉक्टर अखिलेश, ठीक है, डॉक्टर अखिलेश आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर अखिलेश, आप सुन रहे हैं, ये देवेंद्र जी हैं जो कि अपना सवाल पूछ रहे हैं, घुटनों का दर्द है, कब तक ठीक होगा, इलाज ये करा रहे हैं। हाँ, इन्होंने क्या सिम्टम्स बताए थे, कितने दिन से दिक्कत हो रही है, क्या एज है इनकी? जी, सिम्टम्स क्या है देवेंद्र जी आपके, वो भी बता दीजिए। जी देवेंद्र जी, क्या लक्षण आपको दिख रहे हैं? पहले आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद आप बताइए। एक्चुअली मैं अभी लक्षण ये था कि मैं सीधा से दिन पेन आया तो मुझे कुछ लगा कि कहीं कुछ हुआ है। थोड़ा सा तेज बोलिएगा सर। हाँ, मुझे एक समय ऐसा लगा कि मुझे कहीं हिट हुआ है और उसके बाद में 2-3 दिन बाद रियलाइज हुआ कि पेन बढ़ता जा रहा है। और मैं एक्चुअली में क्योंकि डायबिटीज का इश्यू था तो मैं रेगुलर वॉक करता रहता हूँ, लगभग मैं 10,000 स्टेप्स लेता हूँ। और उसके बाद में मैं उस चीज को लिफ्ट वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहा था, तो मैं कंटिन्यूसली स्टेप यूज करता था 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर तक। तो वो एक इशू रहा। अचानक से पेन मुझे चिल्ड हुआ, बहुत ज्यादा पेन हुआ। तो मैं तब ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट किया, उन्होंने बोला ये टेंडन पेटलो टेंडनिस है। तो उसके बाद से ये इशू बढ़ रहा है और ये अभी लगभग में 1 मंथ हो गया है इसको रेस्ट करते हुए। तो रेस्ट के बाद से अभी लेकिन मुझे कोई आराम ज्यादा नहीं आया। वो उसके बाद में क्या हो रहा है कि मुझे मसल पेन भी लग रहा है। फिजियोथेरेपी लेने के बाद में मैं IPF मुझे को सजेस्ट किया था, उसके बाद से वो लेकिन एक्सरसाइज को सजेस्ट किया, लेकिन पेन उतना रिलीफ नहीं हुआ। डॉक्टर अखिलेश, आपके सिम्टम्स एक्चुअली एज रिलेटेड आर्थराइटिस की तरफ ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली उसमें हम लोग एक्सरे करके एक्चुअली स्टेजिंग करके देखते हैं कि एग्जैक्टली किस स्टेज पे। अगर स्टेज 4 आ जाता है तो जनरली मतलब ये सिम्टम्स टाइम लेते हैं जाने में या कभी कभी जाते भी नहीं, क्योंकि स्टेज 4 का मतलब ये होता है कि किसका बोन लॉस भी स्टार्ट हो गया, अंदर से मेनिस्कस कार्टिलेज लॉस काफ़ी बढ़ जाता है। तो वो एक्चुअली ना एक्सरे करके एक आइडिया में ज़्यादा क्लियर हो सकता है कि किस स्टेज पे आपकी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। स्टेज 4 है तो जनरली स्टेज 4 में कम हमें रिलीफ मिलता है, पेन किलर से ज़्यादा करके रिप्लेसमेंट भी कराना पड़ता है। बट वो डिपेंड करता है कि स्टेज पे, और यदि आपको विटामिन डी जैसे बता रहे हो डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली इसको कवर अप करना ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी में भी पेन्स पाए गए एसोसिएटेड। तो वो डेफिनेटली हमें बोन मास मेंटेन करना जरूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस ना डेवलप हो। कैल्शियम, विटामिन डी सब तो लेना जरूरी है सप्लीमेंटेशन के लिए। बट हाँ, जिस स्टेज की ऑस्टियोआर्थराइटिस तो एग्जैक्टली एक्सरे के बाद पता चलेगी और उसी के बाद ही हम एग्जैक्टली उसको बता सकते हैं कितना रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि डायबिटिक के पेशेंट भी हैं, डायबिटीज़ भी इन्हें है और ऐसे में राहत इन्हें नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ समय पहले तक ये आराम से चल पा रहे थे, अचानक ही ये पेन इन्हें उठा है, तो ये क्या समस्या है?
अचानक इसलिए पता चलता है क्योंकि जब कार्टिलेज हमारा वियर आउट पूरी तरीके से कर जाता है और मेनिस्कस डीजनरेट पूरी तरह कर जाता है तो क्या होता है बोन से बोन रगड़ना शुरू कर देते हैं, बोन टू बोन। तो वो जनरली पेशेंट को लगता है कि अचानक से ही हमारा सिम्टम्स है, बट ऐसा होता नहीं। वो कार्टिलेज वियर आउट हो रहा होता है, विद टाइम डीजनरेट करता है। बट जब वो कंप्लीट लॉस हो जाता है या ऑस्टियोफाइट्स जो बोन बनते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं तो उन्हें मोड़ने में, बैठने में, सब में तकलीफ आती है। तो जनरली जो ये सिम्टम्स बता रहे हैं उसे यही लग रहा है कि इनका डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ। डायबिटिक पेशेंट्स में जनरली जल्दी मैनिफेस्ट करता है, बोन भी जनरली कंपैरेटिव ऐसे पेशेंट्स वीक भी होती हैं। तो इट्स रिलेटेड टू डायबिटीज एंड इट्स ऑल डीजनरेटिव ही है, केस रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर जुझार, आप क्या मानते हैं, क्या जिस तरह से लाइफस्टाइल भी एक बीमारी हो सकती है, क्या ये माना जाए जो खान पान है वो बेहतर नहीं है, वज़न बढ़ना एक बड़ी समस्या हो सकती है इसके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के जो ज़माने में हमारा वेस्टर्नाइजेशन जिस तरीके से हमने अपने फूड का किया है, हम अपने अनाज को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, हम मिलेट्स को हमारा पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनाते हैं। एंड ऑल दीज फूड्स, दीज फूड प्रोडक्ट्स विच वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया, जो भारत से ही जनरेट हुए हैं, हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए। और कैल्शियम, विटामिन डी रिच फूड्स को हमको अपने लाइफस्टाइल में मिलना चाहिए। उसके साथ कुछ एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़रूरी हैं। हम एक्सरसाइज प्लस फूड, इन दोनों चीज़ों को ध्यान रख के अगर अपनी बॉडी को संभाल के चलेंगे एंड इफ डू रेगुलर एक्सरसाइजेज अंडर समबडी सुपरविजन। और हम क्योंकि बहुत सारे आजकल घुटनों में दर्द के कारण आ रहे हैं वो स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि बच्चा या खास करके यंग एज में जो लोगों को घुटनों में दर्द हो रहा है, अगर वो अपना तरीके से एक्सरसाइजेज अंडर सुपरविजन, ठीक है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है सर। और जानेंगे आपसे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अनिल फरीदाबाद से जुड़े हैं। अनिल जी, अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर, मेरे को वो क्या कहते हैं, घुटनों में प्रॉब्लम है जी, बताइए और क्या सिम्टम्स हैं? और उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है, ये सिम्टम्स है। दर्द चलता हुआ दर्द होती है वॉक करने में आपको दर्द होता है? हाँ, और कहीं भी कोई भी सामान कहीं मार्केट में उसमें भी दर्द होती है बहुत। ठीक है डॉक्टर पंकज, आप जवाब दीजिए और जो सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 63। 53? 63। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। देखिए, आप जो आपकी एज है इस हिसाब से ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो हाँ जी, हाँ जी, आपने कभी अपने नी का एक्सरे कराया है घुटनों का? हाँ जी, एक्सरे कराया, उसमें वो कह रहे हैं स्पेस कम है, उससे हड्डियाँ टकरा रही हैं, आपको स्पेस कम है। ठीक है, अगर आपने वहाँ डॉक्टर से दिखाया है, अगर आपकी स्टेजिंग के जो उन डॉक्टर बताया होगा, अगर बिल्कुल एडवांस स्टेज है और अगर आप 100-200 मीटर से ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं, अगर आप पेन किलर आपको रेगुलर लेना पड़ रहा है, आपकी लाइफस्टाइल हैम्पर्ड है, डे टू डे एक्टिविटी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ेगा। उसमें हम लोग नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उसके तरफ प्रोसीड करना पड़ेगा। अगर आप उतना नॉर्मल वॉक कर पा रहे हैं, 1 किलोमीटर भी चल पा रहे हैं, पेन किलर रेगुलर नहीं लेना पड़ता है, तो ऐसे केसेज में आप फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, कुछ लाइफस्टाइल चेंज करके, वेट रिडक्शन करके, कैल्शियम, विटामिन डी लेकर, फूड सप्लीमेंट सही करके अपना और रेगुलर वॉक करके आप अपने नी की लाइफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो शायद तो वॉकिंग तो नहीं हो पाती 1 किलोमीटर, वॉक नहीं कर पा रहे आप? जी नहीं। तो आपने एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी का कुछ लिया है, सपोर्ट लिया, सहारा लिया आपने? हाँ, फिजियोथेरेपी तो मैं काफ़ी टाइम से करा रहा था। ठीक है, और एक्सरे में आपके डॉक्टर ने क्या बताया कि ये स्टेज 4 है कि स्टेज? ये बताया कि स्टेज 4 आप ऑपरेशन ही होगा। तो ठीक है, सभी हॉस्पिटल वाले यही कहते हैं। एक डॉक्टर ने बताया कि आपकी हड्डी में मतलब घुटना ठीक है, हड्डी में प्रॉब्लम है। जी, और आप कितना वॉक कर पाते हैं, कितना पैदल चल पा रहे हैं आजकल? पैदल तो अगर पार्क में चले जाए तो एक चक्कर होता है, आधा किलोमीटर से भी कम का हुआ, आधा किलोमीटर से कम होता है। ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से फिर आप तो नी रिप्लेसमेंट के लिए आइडियल कैंडिडेट हैं। क्या आपकी एज भी है? यूजुअली नी रिप्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया है उसमें एक्सरे है प्लस पेशेंट का पेन है। पेशेंट का अगर पेनफुल है, आपकी नी है, आपकी डे टू डे एक्टिविटी आपकी अफेक्टेड है और आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे और आप 60 to 70 वाले एज ग्रुप में आते हैं, तो डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट से आपको बेनिफिट होगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जाएगी। ये वेट की बात कर रहे हैं ना? नहीं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात कर रहा हूँ आपको। हाँ, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में आप वेट की बात कर रहे हैं ना, कि 60 to 70 किलो? हाँ, अगर आपका वेट भी बहुत ज़्यादा है तो वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। नहीं, वेट तो 63 है। 63 है तो ठीक है, वेट 63 है आपकी तो ठीक है।
हाँ, क्योंकि मैं सुबह प्राणायाम करता हूँ, कपालभाति या आपने कैल्शियम विटामिन डी का कोर्स कर लिया है, प्रॉपर आपका सब कुछ है? हाँ जी। कैल्शियम विटामिन डी ये सब का कोर्स किया है आपने? हाँ, वो टेस्ट कराए थे, उसमें विटामिन डी थोड़ा कम था, तो विटामिन डी की मैंने टैबलेट दे दी थी ठीक डॉक्टर है, से पूछ के। ठीक है। तब भी मैं एक बार आप करूँगा, एक बार आप फिजियोथेरेपी का और थोड़ा सा आप एक्सरसाइज का एक बार वन मंथ का एक बार देख लेगा। और कुछ मेडिसिन भी आती हैं जो कि आपको कार्टिलेज को नरिशमेंट देती है, वो आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर उससे आपको इम्प्रूवमेंट हो जा रहा है तो फिर सर्जरी डिले कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ेगा आपको। उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जाएगी। और जो नी रिप्लेसमेंट होता है, यूजुअली हम लोग उसके बोलते हैं कि वो एक बार सर्जरी होगी तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक उसकी लाइफ होती है चलिए, इम्प्लांट। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उम्मीद करते हैं अनिल जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। रोहिणी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर हितिन, आप जवाब दीजिएगा। रोहिणी जी, बताइए क्या सवाल है आपका? माफ कीजिए, रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम एक्चुअली क्या है, मेरे पैर के तलवे में दर्द है, बहुत जी। ज्यादा दर्द होता है। और चलने पे, रात में सोने पे पता ही नहीं चलता है कुछ, उसमें नहीं पता चलता दर्द है। सुबह जब उठते हैं, चलते हैं, फिर दर्द होता है, खड़े होते हैं तो पता चलता है दर्द, हल्का का दर्द होता है तलवे में। रोहित जी, आपको कितने दिन से दर्द है? सर मुझे एक्चुअली क्या हुआ, 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। और ये दर्द सबसे ज़्यादा किस टाइम पे होता है? सर एक्चुअली क्या है, जब मैं खड़ा होकर कुछ काम करता हूँ उस टाइम दर्द होता है। जब आप सोने होने पर सुबह सुबह उठते हैं और पैर नीचे रखते हैं तो दर्द होता है? नहीं सर, उस टाइम नहीं होता है। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं ज्यादा टाइम तक कहीं खड़े हो जाता हूँ या चलता हूँ तब दर्द होता है। अच्छा, दर्द चलने पे। और एड़ी में ही दर्द है? ये सर एड़ी में है। ओके। सो ऐसा एड़ी के नीचे दर्द है, एड़ी के पीछे दर्द है आपको? क्या सर? एड़ी के नीचे तलवे में दर्द है या? हाँ, ये तलवे में नहीं, तलवे में, एड़ी में, तलवे में नहीं सर, एड़ी में। एड़ी के पीछे की तरफ? हाँ जी। ओके। तो ये लक्षण उसके लग रहे हैं, जिसे कहते हैं एक एक्यूलेस टेंडनाइटिस। बेसिकली आपका जो काफ का टेंडन है वो जहाँ एड़ी में जाके जुड़ता है, वहाँ पर थोड़ी सी टाइटनेस हो रही है या फिर वहाँ कैल्सिफिकेशन हो रही होगी। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 24। ओके। और आपने किसी को दिखाया है इसके लिए? कोई टेस्ट हुए हैं आपके? यस सर, मैंने डॉक्टर को कहा तो उसने कैल्शियम और विटामिन डी का दवा वाली दिया। अच्छा, विटामिन डी कम था? नहीं सर, ये सब तो पता नहीं, उन्होंने चेक नहीं किया, बस दवा चलाई 1 महीने तक और दवा से कोई फर्क ही नहीं है खाने से। ओके। सो यूजुअली एड़ी के दर्द इसलिए होता है क्योंकि या तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, या विटामिन डी या कैल्शियम कम हो, या फिर काफ की टाइटनेस की वजह से, जो पीछे की मांसपेशी है आपके पैर की, वो अगर टाइट होती है तो उसकी वजह से भी एड़ी में पीछे दर्द हो सकता है। तो नहीं कुछ सर, टाइट तो एक्चुअली ऐसा तो नहीं पता चल रहा टाइट हो रहा है। राइट, तो इसकी कुछ जांचें करा के देखनी पड़ेंगी, आपके कुछ ब्लड टेस्ट करा के देखने नहीं पड़ेंगे। सर, अभी तो नहीं कराए कुछ। अच्छा, तो आप अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को एक बार दिखाएं और वो कुछ टेस्ट्स और एक्सरेज करा के देखेंगे। उससे एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस कारण से आपका एड़ी में दर्द हो रहा है। जब उस कारण को हम ट्रीट कर लेंगे तो आपका एड़ी का दर्द ठीक हो जाएगा। सर यूरिन एसिड बढ़ने से क्या होता है? क्या? मैंने तो चेक किया, यूरिन एसिड बढ़ने से भी दर्द होता है। यूरिक एसिड बढ़ने से यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, बस वो सिर्फ एक कारण है, कई कारण होते हैं। तो एक बार आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तभी वो पता कर पाएंगे क्या कारण है। ठीक है, तो एक बार डॉक्टर को चेक कराएं, उसके बाद पता चलेगा क्या कुछ और कारण हो सकते हैं। महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। महेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा दोनों जांग में दर्द रहता है, झुंझुनी रहता है, खड़ा होते तो थरथरा जाते हैं। जी डॉक्टर अखिलेश, क्या समस्या आपको लग रही है? ये हमारी जांग में दर्द है कि घुटनों से लेकर पैरों में भी दर्द होता है इनको? महेंद्र जी, क्या आपको घुटनों से लेकर पैरों में भी दर्द होता है? महेंद्र जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। और उम्र? आपकी उम्र कितनी है ये भी बता दीजिए। नहीं, हमें तो पूछ रहा है जी महेंद्र जी, जांग ने बोलिए बोलिए। जांग ने दोनों जांग में दर्द रहता है। 60 बरस, 60 साल की उम्र है जी। और क्या समस्या है? खड़ा होते तो समस्या पैरों में दर्द आ रहा है कि क्या नीचे तक पैरों में दर्द जाता है आपको? कुछ झंझनाहट सी होती हो पैरों में?
सुनपन आता हो। बस अभी खड़ा होकर थरथरा जाते हैं बस। लड़खड़ा जाते हैं। उनकी समस्या तो स्पाइन से रिलेटेड ज्यादा लग रही है, क्योंकि इस एज में लंबर नर्व स्पिनोसिस होती है, जिसमें कि नर्व कंप्रेशंस होते हैं, एलोपैथिक चेंजेस भी आ सकते हैं। खुद अब वो एक्सरे एमआरआई करके हमें क्लियर आउट करना पड़ेगा एग्जैक्टली पैथोलॉजी किस लेवल पे कहाँ से समस्या आ रही है, बट ये डेफिनेटली रिलेटेड स्पाइन ज्यादा लग रही है जिस तरह की सिम्टम्स बता रहे हैं। उसके लिए एक एक्सरे एमआरआई करके हमें देखना पड़ेगा कोई नर्व कंप्रेशन तो नहीं आ रही, क्योंकि झंझनाहट जनरली ऐसे ही केसेस में मैनिफेस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको आसपास के ऑर्थोपेडिक सर्जन जाकर दिखाना चाहिए और कुछ इन्वेस्टिगेशन करा के इसे क्लियर करना पड़ेगा एग्जैक्टली कहाँ से समस्या आ रही है। बिल्कुल, तो अभी आपको एक ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है मयंक जी, और उसके बाद ही और पता चल पाएगा। हालांकि जो डॉक्टर बता रहे हैं वो आपको स्पाइन से जुड़ी हुई समस्या ज़्यादा बता रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये पेशकश जारी रहेगी। आप भी अगर सवाल करना चाहते हैं तो नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए, सवाल पूछिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं घुटनों के दर्द से जुड़ी हुई। अगर आपके भी कुछ ऐसे सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल लगातार बना हुआ है, आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। रुक करेंगे हम डॉक्टर स्नेहलता का। स्नेहलता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये समस्या अब बढ़ती जा रही है, पहले ये होता था कि हमेशा बुजुर्गों के साथ ये समस्या ज़्यादा होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनको भी इस समस्या से परेशान होना पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, ये जो जिसको हम कहते हैं जो भी आर्थराइटिस है, खासकर जो है अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस है उनको हम आयुर्वेद में संधिवात कहते हैं। संधियाँ यूजुअली हम कहेंगे अगर जानु संधि जिसको हम नी जॉइंट कहते हैं, तो उसमें वात बढ़ना, वात यानी कि वात का कोई प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे कि ड्राइनेस होना, या नहीं तो इसका यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी तो हमारे बॉडी में जितने भी सीक्रेशंस हैं वो थोड़ा कम होता रहेगा और पूरी ड्राई अप होती रहेगी। अब जैसे जॉइंट है तो जॉइंट में भी कुछ फ्लूइड होती हैं, कुछ कार्टिलेज टिश्यू होती है जो थोड़ी सी चिकनाई बना हुआ रहता है। तो और विटामिन डी भी जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, तो कहीं ना कहीं हमें चिकनाई लेना ज़रूरी है। कुछ और प्रॉब्लम्स को लेके हम ज़्यादा ओवर कॉन्शियस में जो है हम फैट फ्री डाइट या ड्राई एयर क्या है आजकल जो आया है, उसके कारण जो है हम ज़ीरो फैट डाइट करके हम करते हैं। वो चीज़ जो है यंगस्टर्स खासकर नहीं करना चाहिए, जिनकी जो है अडल्ट फेज़ है और जो युवावस्था हम जो कहते हैं ना, उनके लिए जो है चिकनाई होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एसेंशियल फैट्स है और नॉन एसेंशियल फैट्स है, उसकी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर बाहर जो जाके खाते हैं जिनकी जो है जिसमें जो है ज़्यादा जैसे फैटी होती है, जैसे चीज़ है, जो जंक फूड है, या नहीं तो मोमोस है जो मैदा, यानी कि वाइट कलर के जितने भी हैं, जो चीनी हो या साल्ट हो या मैदा हो या मिल्क प्रोडक्ट्स हो, इन चीज़ों को ओवर ना लेके जो लिमिटेड उसमें लेना चाहिए। एंड एसेंशियल फैट जैसे बटर है, घी है, इन सारे चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में 5 ग्राम से 10 ग्राम रेगुलर लेके रहना चाहिए। एंड एक्सरसाइज की बात होती है लिमिटेड वे में रेगुलरली करना चाहिए, ना कि एकदम से अपना जो लाइफस्टाइल है बड़ा नॉर्मल है, रेगुलर जाना आना वॉकिंग ही है, लेकिन अचानक हम इसी चीज़ को जो है दौड़ में कन्वर्ट किया और एक ही महीने के लिए ज़्यादा किया। मेरा एक अपना ही स्टूडेंट का एग्जाम्पल मैं देना चाह रही थी। जैसे कोविड के टाइम में थोड़ी सी ओबेस था, तो कोविड के टाइम में इन्होंने 4 से 5 किलो रेगुलर दौड़ते हुए रेगुलर किया, 3 महीने रेगुलर किया। आज के समय में बहुत दुख होती है ये बात सुन के कि वो बेड रिडन है, क्योंकि इसके सारे घुटनों में जितने भी जो चिकनाई है वो चीज़ जो है रुक्षता में हो गई है, मतलब ड्राइनेस हो गया। बिल्कुल। और स्नेहलता जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? घुटने में एक में दिक्कत है, 10-20 कदम चलता हूँ, घुटने में ज्यादा तकलीफ हो जाती है एक में। ठीक है डॉक्टर जुजार जी, आप इसका जवाब दे दीजिए जो इनका सवाल है कि थोड़ा सा चलते हैं और तकलीफ हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपकी उम्र जानना चाहूंगा और आपको ये आपकी उम्र क्या है? से ये तकलीफ होती है? उम्र मेरी 70 साल है। 70 साल के हैं और कितने समय से ये तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ हो गई मेरे को कम से कम मेरे का 5-6 साल हो गए। मन तो बहुत इलाज करा दिया, कहीं फायदे नहीं हुआ है।
ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप काफी समय से इस चीज से जूझ रहे हैं और अब आपकी जो लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रही है, जिसको हम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रोजमर्रा के काम करने में भी आपको दिक्कत आ रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात को सोते वक्त भी और बैठते वक्त भी दर्द होता है, एक दो कदम चलते हैं तो भी लगता है कि थोड़ा बैठ जाएं, और आपके जो रोजमर्रा के काम है वो भी अफेक्ट होने शुरू हो गए हैं, ऐसा होता है? नहीं, मेरे जब बैठे जाऊं तो दर्द नहीं होता है, लेट जाऊं तो दर्द नहीं होता है, बस चलता हूँ जब भी दर्द होता है। सिर्फ चलते वक्त दर्द रहता है, और वो भी अब आगे पिछले कुछ सालों से बढ़ गया है, आपने इसकी तीव्रता बढ़ती हुई देखी है? उतना ही है जितना था, उतना का उतना ही है। और कभी आपकी चाल तो नहीं टेढ़ी हुई? कभी कोई आपकी चाल में कोई फर्क आया हो, थोड़ा लंगड़ापन आया हो, थोड़ा टेढ़ा होकर चलते हो आप, ऐसा? चाल में थोड़ा सा फर्क है, वो पैर थोड़े टेढ़ा बनने लग गया है अभी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये जो आपकी उम्र है 70 साल की उम्र में, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये घुटने की सतह जो हमारी खराब हो जाती है, जिसको हम वियर एंड टियर ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण कहते हैं, कि ये टेढ़ापन भी करता है क्योंकि जॉइंट की एक साइड से स्पेस कम हो जाती है। तो जो एक साइड से जब जोड़ की स्पेस कम आती है तो घुटने का जो सीध होती है वो टेढ़ी हो जाती है, इसको हम वेरस डिफॉर्मिटी, घुटने को टेढ़ापन, बो लेग्स बोलते हैं। जब ये स्टेज आ जाती है तो घुटने का घिसावट और भी ज्यादा प्रोग्रेस होने लगती है जैसे जैसे हम चलते हैं। लेटते वक्त आपको इस वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि आप उस वक्त पे चलते वक्त आपको सीध खराब हो रही है। लेटते वक्त व्हाइल यू आर नॉट वेट बेयरिंग, आपको चलते वक्त जो है वो वेट बेयरिंग प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपके घुटने टेढ़े हो रहे हैं। तो आपको एक एक्सरे कराना चाहिए, अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए और उनसे ये डिस्कस करना चाहिए कि इसमें बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या है। आपकी जॉइंट्स अगर इस हद तक खराब है, जैसे हमारी पहले की बात थी, आर्थराइटिस है, तो नी रिप्लेसमेंट विल बी ए बेस्ट ऑप्शन। these days आजकल बहुत अच्छे इम्प्लांट्स आ गए हैं और लाइफस्टाइल बहुत उम्दा तरीके से जैसा चाहते हैं वैसा किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सोनाली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गाजियाबाद से। सोनाली जी अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? सोनाली जी अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे जब कॉल करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो खान पान है वो भी आपने बताया कि किस तरह से जो लाइफस्टाइल अगर हम उसको सुधार कर रखते हैं और वाइट चीज़ें, मैदा हो गई या चीनी ज़्यादा हो गई, नमक ज़्यादा हो गया, तो इसका सेवन ना करें। डॉक्टर स्नेहलता ये जानकारी हमें दे रही थी। डॉक्टर अखिलेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर किसी को ये समस्या हो रही है घुटनों के दर्द की, तो कब ये माना जाए कि अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? घुटने के दर्द देखिए किस एज ग्रुप में मैनिफेस्ट करता है इस पे भी डिपेंड करता है कि एडोलेसेंट एज ग्रुप है कि एडल्ट एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप का पेशेंट है उस पर भी ज़्यादा डिपेंड करता है। कि अभी एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन है नी पेन, तो ऐसे केसेस में जनरली हम लोग घर पे कुछ ऑयल एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कुछ होती हैं, पहले उन्हें करके देख सकते हैं। अगर कोई एक्यूट इंजरी नहीं हुई, जैसे कोई ट्रॉमा हुआ है, स्वेलिंग है, तो डेफिनेटली उसमें कंसल्ट करना है। अगर कोई क्रॉनिक पेन है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसमें कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस हैं, घर में जो तेल है उनसे मालिश करके देख सकते हैं। अगर उससे नहीं आराम मिल रहा है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी जो लाइफस्टाइल है उसमें हमने देखा है कि यूरिक एसिड बहुत बढ़ रहा है पेशेंट्स में। उसका रीज़न है शायद हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक है, शुगर इंटेक बहुत हाई हो रहा है, फ्रूट्स का भी कंजम्पशन से भी बढ़ते हैं, तो वो भी पेन काफ़ी करते हैं। तो हमें इन्वेस्टिगेट जितनी जल्दी कराएंगे उतना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बेस्ट आउटकम भी आएगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप 2 से 3 दिन रुकें, उसके बाद जाके कंसल्ट करें। अगर पेन रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको सही सलाह मिलेगी, सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करके पता कर सकेंगे एग्जैक्टली कि क्या कारण क्या है, उस कारण को तभी निवारण कर पाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर पंकज, और अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर किसी को दर्द हो रहा है, चाहे घुटने में हो या पैर के किसी हिस्से में हो, तो कहा जाता है कि गर्म पट्टी या ठंडी पट्टी से सिकाई करे। तो ठंडी पट्टी क्या होती है, ज़रा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कोई भी अगर किसी को इंजरी होती है, कोई फ्रेश इंजरी है जिसे हम लोग कॉमनली मोच बोलते हैं, कोई स्प्रेन हो गई या कोई फ्रैक्चर हो गई, ऐसे केस में आप जहाँ पे हैं, घर पे हैं या बाहर हैं, तो उस समय ऐसे केस में आपको आइस पैक या ठंडे की सिकाई करनी चाहिए। उससे वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है और उससे आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है उस जगह पे, और स्वेलिंग कम हो जाती है, पेन कम हो जाएगा उसमें। अगर कोई चोट आपकी पुरानी है, कोई क्रॉनिक पेन है जिससे बैक पेन होता है कॉमनली जो बोलते हैं, या कोई घुटनों में पेन काफ़ी टाइम है जो बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है, आ रही है जा रही है, ऐसे केसेस में आपको गर्म सिकाई बेटर होता है।
गर्म सेकाई करने से आपको वैसे डायलेशन होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाती है, फिर वो पेन कम हो जाता है उसमें आपके केसेज में। जी डॉक्टर हितेन, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ठीक है कोल्ड और हॉट कंप्रेस तो होता ही है, इसके साथ साथ क्या कुछ और घरेलू उपाय हो सकते हैं अगर किसी को घुटने का दर्द हो रहा है तो किस तरह से उसे क्योर किया जा सकता है कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे हैं लेकिन समय रहते किस तरह से उस दर्द से निजात पाए? जैसे मैंने कहा, आपका डाइट और आपका लाइफस्टाइल काफ़ी इसमें सहायक रहेगा। तो अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी है, आप घुटने की मसल्स को टोन्ड अप रखते हैं विद एक्सरसाइजेस, और प्लस आपका डाइट में शुगर्स कम हैं, प्लस विटामिन डी रिच डाइट है, तो और कैल्शियम रिच डाइट है, तो ये सब चीज़ें आपके घुटने के दर्द को आने से रोकेंगी। तो ये सब चीज़ें आपके घर पे कर सकते हैं जो घुटने के दर्द को प्रिवेंट कर सकता है। अगर आपके घुटने का दर्द आ गया है तो कुछ दवाइयाँ हैं और एक्सरसाइजेज हैं जिससे ये कम सर आपको बीच में रोक रही हूँ, एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, सपना नोएडा से। सपना, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्ते सर जी। सर मुझे 8 साल से घुटनों में प्रॉब्लम है। मेरी उम्र अभी 47 है, काफ़ी खाया है, पर अभी राइट साइड में डॉक्टर बोलने की सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा हो गया है, और मुझे भी लग रहा है कि मुझे उठने में शरीर में काफ़ी तकलीफ हो रही है। डॉक्टर नहीं लगा तो पूछ चाहूँगी कि कुछ ऐसा है कि जिसमें हम थोड़ा टाल सकें सर्जरी को? मैम, आपने अभी तक किसी को दिखाया है अपने? हाँ जी जी जी, काफ़ी दिखाया है। तो उन्होंने कोई एक्सरेज कराए हैं, कोई ब्लड टेस्ट कराए हैं आपके? जी जी जी, ब्लड टेस्ट वगैरह सारे हुए थे। हाँ बीच में थोड़ा प्रॉब्लम था विटामिन डी और ये, तो कंटिन्यू दवाई चल रही है। अभी तो राइट साइड में वो चलाते हो, तो अभी एम्स में दिखाया था, सॉरी एम्स में डॉक्टर हर्षवर्धन से, तो बोला कि अभी सर्जरी करनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी, एक राइट साइड के। तो अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी, तो मैं समझता हूँ कि आपकी नी के एक्सरेज में आपकी आर्थराइटिस काफ़ी सीवियर होगी। जी, आर्थराइटिस भी है मुझे। आर्थराइटिस नहीं है? आर्थराइटिस है सर, है। तो अगर काफ़ी तो जब आर्थराइटिस कम हो या दर्द कम हो तब बहुत सी चीज़ें उसमें हेल्प कर सकती हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं घुटने की ग्रीस बढ़ाने के लिए, एक्सरसाइजेज या फिज़ियोथेरेपी तो है ही, और इसके अलावा अगर वो सब भी काम नहीं कर रही हैं तो कुछ इंजेक्शंस भी हैं घुटने की ग्रीस बढ़ाने के लिए लगते हैं, तो वो ट्राई कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी अगर आपकी स्टेज ऑफ आर्थराइटिस काफ़ी सीवियर है और आपका दर्द ये सब ट्राई करने के बावजूद भी नहीं जा रहा, तो फिर सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। हमारे साथ अगले कॉलर एसपी शर्मा जुड़ गए हैं बिहार से। एसपी शर्मा जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो सर जी बताइए। हेलो जी एसपी शर्मा जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, मेरी उम्र 60 साल है जी। चलने की होता है, जब उठते हैं तो कुछ देर ठीक चलते हैं, उसके बाद झिनझिनी भर जाता है, और फिर बैठते हैं तो फिर कुछ देर चलते हैं। आपके घुटनों में समस्याएं हैं? हाँ, घुटने भी है, नीचे भी है, चौवा में झुनझुनाहट होती है घुटने में और काफी समस्या। डॉक्टर अखिलेश, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी उम्र कितनी है एसपी शर्मा जी? 60 साल। जी, कितने समय से समस्या आपको हो रही है? कितने वक्त? जी बताइए। काम सर बैठ के करना पड़ता है कुर्सी पर, तो बैठ के। नहीं, कितने समय से आपको ये समस्या हो रही है, कब से आप परेशान हैं? इधर परेशानी करीब 6 महीना से ज्यादा है। 6 महीने से परेशानी है। और आपको पालथी मारने में और कुर्सी पर बैठने में दिक्कत होती है बहुत ज्यादा? पालथी मारने में नीचे अगर जमीन आएंगे तो दिक्कत होता है, लैट्रिन जाते हैं तो टूके मुके बैठते हैं तो उठने में थोड़ा दिक्कत होता है। उठने बैठने में काफी समस्याएं हैं इनको। हाँ, जमीन पर नीचे बैठ गए, सो गए तो उठने में सहारा लेना पड़ता है। तो इसका मतलब आपके घुटने में घिसाव काफी आ चुका है। अगर पालथी मारने में दिक्कत हो रही है, बैठ के उठने में दिक्कत हो रही है, यानी कि हमारे जो पेट्रोलोफिमोरल बोलते हैं कि जो कटोरी है और फीमर की सतह में घिसाव काफी आ गया है,
और आपको इतनी तकलीफ हो रही है, इसका मतलब आपकी स्टेज भी काफी 3rd या 4th स्टेज जनरली जो हम स्टेजिंग करते हैं हिसाब से होगी, इसीलिए इतनी तकलीफ आपको हो रही। तो आइडियली तो आपको ऐसे केस में जाकर के एक एक्सरे करा लेना चाहिए। एक्सरे में हमें पता चलेगा कि कितनी समस्या है, कि हड्डी में घिसाव आना शुरू हो गया, टेढ़ापन तो नहीं आ रहा है। तो ये सब एक्सरे के माध्यम से हम पता कर चलने में दिक्कत नहीं होता, यदि चल फिर रहे हैं तो दर्द नहीं होगा, बैठने उठने में होता है। अच्छा जी, अगर बैठने उठने में खाली है यानी कि कटोरी की सतह में अभी समस्या शुरू हुई, जो कि हम दवाइयों और कसरत से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक एक्सरे करा के देखना जरूरी कि अंदर कितनी समस्या आ रही है। इसके लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर कुछ दिन एक्सरसाइज कराइए, मालिश करिए उसमें भी, और कुछ कार्टिलेज बचाने की दवाइयाँ भी आप उनका भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन आप जाके ना प्रॉपर मिल लीजिए डॉक्टर से, एक्सरे जरूर करा लीजिए, देख लेंगे कितना आपके घिसाव आना शुरू है, कितने कंपार्टमेंट्स में दिक्कत आना शुरू हो गई है, तो वो भी बेहतर रहेगा आपके लिए। साथ में कुछ जांचें भी करा लेंगे, कैल्शियम, विटामिन डी, यूरिक एसिड में कोई समस्या नहीं है, तो उससे भी आपको एक सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा डॉक्टर से। तो सही यही रहेगा, आप जाके नियरेस्ट डॉक्टर से मिल लीजिए, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, आपको सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जी ठीक। तो डॉक्टर पंकज, अगर हम ये समझे आपसे कि जैसे किसी को गठिया भी होता है, अर्थराइटिस भी होता है, कब घुटनों का दर्द अर्थराइटिस हो सकता है, तो ये कन्फ्यूजन अगर हो जाए कि या तो ये एक ही कैटेगरी में आता है या अलग अलग कैटेगरी में आता है, क्योंकि घुटनों का दर्द है लेकिन अचानक अगर आप जांच करा रहे हैं वो गठिया या अर्थराइटिस निकलता है, तो ये कैसे समझे, फ़र्क कैसे पता चलेगा? देखिए, गठिया जिसको हम लोग गाउट बोलते हैं वो अलग होता है, और जो घुटनों में दर्द जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं वो अलग होता है। जी। गाउट में भी आपको घुटनों का दर्द हो सकता है, बट गाउट में कॉमनली हमें फुट में, पैरों में ज़्यादा दर्द होती है, एल्बो में, छोटे जो बिग जॉइंट्स में होते हैं, नी भी इन्वॉल्व होता है। उसमें हम ब्लड टेस्ट करा के, यूजुअली यंग एज में होता है गाउट का जो अटैक होता है, यंग एज में होता है, जो कि उनके डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, पल्सेस, दाल, इस प्रोटीन चिकन वाली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, और वाटर इंटेक कम होता है। ठीक है, आपसे ये चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अक्षय। अक्षय जी, अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं? 5-6 साल पहले मेरे फादर इन लॉ की एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरे फादर इन लॉ को का एक एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनके बॉडी में प्लेट लगाया गया था। अब जो है वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, और जैसे चलना का स्टार्ट करते हैं तो गिर जाते हैं। डॉक्टर से कांटेक्ट किया था तो उनको बताया गया कि हेमी पार्किंसन करके कुछ हुआ है। हेमी पार्किंसन? हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ये हेवी पार्किंसन की वजह से हो रहा है, या बॉडी में जो प्लेट्स लगे हैं इस वजह से भी हो सकता है? क्या समस्या बताइए, एक बार फिर से बताइए। उनके पैरों में दर्द है? नहीं, पैरों में दर्द नहीं है, एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट के बाद में उनके बॉडी में प्लेट्स लगे थे, पैर में भी और हाथ में भी। ठीक है। अब स्थिति ये है कि वो चल नहीं पाते हैं, जैसे खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर पंकज, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। उनको पार्किंसनिज्म है, ऐसा बता रहे हैं उन्होंने। हेमी पार्किंसनिज्म है तो उसमें पैरों में वीकनेस होती है, चलने में भी आपको दिक्कत होती है, तो उसके लिए आपको न्यूरो फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा, और न्यूरोलॉजिस्ट से दिखा के उसकी मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर बैलेंस, क्योंकि पार्किंसनिज्म बेसिकली ट्रेमर्स आते हैं, बैलेंस गड़बड़ हो जाती है आपकी, और मसल अल्टीमेटली फिर मसल वीक होने लगता है। एक्चुअली इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये समस्या इनको डेवलप हुई है, प्लेट्स लगने के बाद। अच्छा, हेमीपैरेसिस, आई थिंक वीकनेस बता रहे हैं। कुछ स्ट्रोक जैसा अगर है तो उसमें भी न्यूरो की मेडिसिन चलती है, और इसमें फिजियोथेरेपी का रोल है। एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से आप उसमें मसल्स को पावर गेन कर सकते हैं, फिर से वापस पावर अप की आ जाएगी, फिर वो चलने लगेंगे। तो इसमें उनको अगर प्लेट लग चुकी है, फिर उसके मतलब सर्जरी से हमने उन्होंने बोन फिक्स कर दिया है। अब आप एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करा के मसल्स में पावर ला सकते हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके एक्सरसाइज से चलना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ सपोर्ट लेके जो वॉकर से या स्टिक से चलना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे साथ सुरेश अगले कॉलर जुड़ गए हैं द्वारका से। सुरेश जी, अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर स्नेहलता आप जवाब दीजिएगा। पूछिए डॉक्टर सुरेश, माफ कीजिए सुरेश जी, सवाल पूछिए। मेरा जो राइट हैंड साइड का जो पैर है, मैं वॉक बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो मेरे राइट हैंड साइड में घुटने में दर्द होता है। जी, वॉक करने से आपके राइट घुटने में दर्द होता है? हाँ जी, हाँ जी। और क्या समस्या? और जब जैसे रात को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, दिन में सुबह मतलब वो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब ज़्यादा चल लेता हूँ तब ज़्यादा होता है। जी, ठीक है। और वॉक करना जरूरी है, तो वो इसलिए थोड़ा पूछना, मैं एक्सपर्ट से सलाह लेना चाह रहा था थोड़ी सी।
ठीक है, जी। डॉक्टर स्नेहलता हमारे साथ मौजूद है, सर वो आपका बताइए। एज कितना है और कहीं आप डायबिटिक हाइपरटेंसिव ऐसा कोई मेडिसिन लेते हैं? डायबिटिक मैं हूँ, लेकिन मेरी एज 68 प्लस है, 68 प्लस। वेट कितना है सर? 60 वेट मेरा 82 एंड डायबिटीज अंडर कंट्रोल है सर? उसके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल है आपके? मैं द्वारका से बोल। जी जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो आपकी डायबिटीज है क्या वो कंट्रोल में है, बहुत ज्यादा तो नहीं है? सुरेश जी, आप पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए सर, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। हाँ, आपकी जो डायबिटीज है वो अंडर कंट्रोल है या फिर ज्यादा समस्या है आपको डायबिटीज की? अंडर कंट्रोल है जी, डायबिटीज अंडर कंट्रोल है, लेकिन ज्यादा वॉक करने के बाद मेरे पैर में जो है ना तकलीफ होती है, घुटनों में पर्टिकुलर, ठीक है घुटना में पर्टिकुलर। सर ठीक है, आप अपना वॉकिंग वैसे ही बनाए रखिए, लेकिन कुछ मैं घरेलू उपचार बता रही हूँ वो भी आप साथ में करिए। जैसे आप दूध में हल्दी डाल के, आधी चम्मच हल्दी डाल के 1 हफ्ते के लिए करिए। इसके साथ साथ में कुछ तेल आते हैं सर, वो तेल होते हैं, उन सब में जो है मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, नियर बाई कहीं से भी आप लेके उसको गाज पीस में पूरा डिप करके और नी जॉइंट के ऊपर एक 4 इंचेस से लेके नी जॉइंट के नीचे 4 इंचेस तक आराम से, ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा लूज ना हो, इस तरह से आप लगा के रखिए, सुबह शाम रेस्ट रखिए, एंड देन फिजियोथेरेपी साथ साथ में करिए। और वॉकिंग जितना आप आज के समय में कर रहे हो उसको आधा करिए। जैसे जैसे पेन कम होती रहेगी उसके बाद फिर अपना नॉर्मल सी पे उतने ही टाइम पे आप वॉकिंग रखिए। और शूज़ आपका जो है वो मेंटेन रखिए, कोई शूज़ आप बदले ना बदले, और अनइवन सरफेसेस पे नहीं वॉक करनी है, नॉर्मल सरफेस पे करनी है। एंड अगर ब्रिस्क वॉक करते हैं तो उसको थोड़ा सा कम रखिए। वेरिकोज वीन्स अगर हो तो वो भी देख लीजिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम घुटने की दर्द में घुटने को ही देखते हैं और वेरिकोसिटी वो हो जाती है। नियर बाई कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट करिए आप, और इसका भी आप रूल आउट कर लीजिए वेरिकोज वीन्स का। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, प्रियंका बिहार से। प्रियंका जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी बोलिए प्रियंका जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ, गुड आफ्टरनून मैम, डाल्टन से बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरी मम्मी है, उनका गठिया का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे अभी 8-10 दिन पहले इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता था ना कि हाथ पैर ये सब मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, हाथ मुट्ठी तो बंधा ही नहीं रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। अभी 10 दिन पहले, वैसे उनका बहुत दिन से ये प्रॉब्लम है पर कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर जुझार आप इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। प्रियंका जी, आपकी मदर की एज कितनी होगी? मदर की एज है सर 55। इनके कुछ ब्लड के टेस्ट हुए हैं जिसमें की गठिया देखिए 2-3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो हमने जैसे बात करी कि 60 साल से ऊपर जैसे घुटना घिसने की वजह से दिक्कत आती है, जिसको गठिया हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लोग कहते हैं, मगर जोड़ का घिसना होता है वो। जिस तरीके की आप हिस्ट्री दे रहे हैं, इनकी 55 साल उम्र है माता जी की, और सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, हाथ में, पैरों में। 2 साल पहले ना ये शायद बनारस जाकर दिखला चुकी हैं डॉक्टर से, उसका सारा चेकअप हुआ था, उसके बाद भी वो गठिया का प्रॉब्लम निकला था 2 साल पहले। उसके बाद अब बीच बीच में कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि हाथ पर एकदम मुड़ना नहीं है। ओके, तो ये जो दर्द है ये इनको हाथों की उंगलियों में, बाजू में, कंधे में, एड़ी में, घुटने में, सब में जगह पे होता है? हाँ, सब में होता है, हर जोड़ में दर्द होता है, पर हाथ में ज्यादा हो जाता है, हाथ में तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ये जिस तरीके की गठिया की आप बात कर रहे हैं ये एक स्पेशल और सूजन हो जाता है पूरा एकदम। हाँ जी, ओके। तो ये जो आप गठिया की बात कर रहे हैं ये हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक गठिया का एक होता है जिसको बीमारी को हम कहते हैं। ये काफ़ी फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है, जो कि 40s to 50s या 40s to 60s की एज में होती हैं। और बेसिकली ये एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है। जो गठिया जो है वो हमारे ही सेल्स बॉडी के जो है हमारे जोड़ों के और हमारे मांसपेशियों के खिलाफ काम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जोड़ों में मल्टीपल पॉलीआर्थराल्जिया होता है, बहुत सारे जोड़ों में दर्द होता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो है सिर्फ हमारे को एक घुटने को या एक जॉइंट को या एक बाजू को या एक हाथ को नहीं देखना होता, पूरे शरीर के इलाज के लिए हमको एक तो रोमेटोलॉजी की स्पेशलिटी में दिखाना ज़रूरी होता है जब वो अर्ली स्टेज में होता है।
और जब वो ऐसा गठिया बढ़ जाता है कि वो जोड़ को खराब करता है तो फिर आगे जोड़ का इलाज होता है। स्टार्टिंग में हम ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स जो दवाइयाँ होती हैं वो चलती हैं जो गठिया को कम करती हैं, सूजन को कम करती हैं, दर्द को कम करती हैं। आप अपने नियरेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर को दिखाएं जो ऑर्थोपेडिक्स के भी हैं। दोनों स्पेशलिटीज़ का ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल है और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा लग रहा है। हमारे साथ अगले कॉलर हेमंत जी भी जुड़ गए हैं। हेमंत जी जुड़ गए हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। हेमंत जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मेरी ना नसें जैसे ना फड़फड़ाती रहती है, यूँ लगता है जैसे उसमें कुछ चल रहा है और शरीर में थोड़ी जलन सी होती है। जी ठीक है, डॉक्टर अखिलेश। हाँ, और किसी जगह दर्द होता है और जोड़ों में कैसा दर्द कोई बना हुआ है? आपके जोड़ों में किसी में दर्द होता है? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी होगी करीब? उम्र तो जी 32 एज है। कितने दिन से समस्या हो रही है? सर हो गए एक साल तो हो ही गया। अच्छा, और किसी जोड़ों में भी साथ में दर्द रहता है? खाली हाथों में जनाब जैसा आप बता रहे हो वैसे ही? जोड़ों में भी कई बार होता है। अगर देखिए आप जो बता रहे हो जो मतलब फड़फड़ाहट और जनाट जैसी चीजें हैं, तो जोड़ों में भी दर्द है तो किसी ना किसी आर्थराइटिस का भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है। लेकिन अगर जोड़ों का दर्द नहीं है और खाली फड़फड़ाहट सी हो रही तो किसी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भी ये सब लक्षण पाए जाते हैं। तो इसके लिए तो हमें पहले आइडियली जाकर के एक इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। इसमें विटामिन भी साथ में अलॉन्ग विद आर फैक्टर सारे हमें चीज़ें रूल आउट करना जरूरी है इसमें। तो इसमें आपको ना जाकर के डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करा के रूल आउट करना पड़ेगा कि ये किस कारण से आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली विटामिन डेफिशिएंसी के कारण भी ऐसा चीज़ें पाई गई हैं। तो आप एक बार इन्वेस्टिगेट कराइए तो उस हिसाब से आगे आपके सिम्टम्स के हिसाब से और जो भी निकलता है उसके हिसाब से आप किया जाता है। जी चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं इनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कंचन हमारी अगली कॉलर जुड़ गई हैं झारखंड से। पूछे कंचन क्या जानना चाहती है? डॉक्टर पंकज आपके सवाल का जवाब देंगे। मैम जी हम अपने बारे में ही पूछना चाह रहे हैं। मेरे रीढ़ के हड्डी का जो एकदम आखिरी पॉइंट जो हिप के पास होता है उसमें मेरा बहुत दर्द होता है। ठीक है, बैकबोन में आपके दर्द है, रीढ़ की हड्डी के पास दर्द है? नहीं, एकदम आखिरी जो एकदम हिप के पास एकदम आखिरी जो हड्डी आता है उसमें। ठीक है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ, तो मतलब क्या करे, कोई बोलता है सूजन है या वजन बढ़ने से हो गया है कि क्या पता नहीं, कोई की हड्डी बढ़ गया है ऐसे डॉक्टर बताता है। ऐसे भी होता है क्या? ठीक है, डॉक्टर पंकज जानना चाह रहे हैं। कंचन जी, आपको कभी चोट लगी थी, कभी आप गिरे भी थे उसके बाद दर्द स्टार्ट हुआ, या दर्द आपको बिना गिरे हुए स्टार्ट हो गया है? हाँ, गिरे तो थे सर, गिरे थे। एक बार मंच पे गए थे तो सीढ़ी से फिसल गए थे, गिरे थे। अच्छा। पर दर्द सर उससे पहले से ही था मेरा। अच्छा, जो दर्द है आपको टेल बोन के पास है या उससे नीचे नीचे पैरों में भी जाता है वो पेन आपको? नहीं, पैर वैर में कुछ नहीं, और मतलब ये नहीं है कि 24 घंटा दर्द होता। हाँ, बैठ गए तो उठने में बहुत परेशानी होता है। ये आप जिस तरह से बता रहे हैं वो आपकी समस्या सुन के लग रहा है कि ऑक्सीडाइनिया हम लोग बोलते हैं, टेल बोन पेन है, इसको हम लोग कॉमनली ऑक्सीडाइनिया बोलते हैं। जो टेल बोन पे पेन होता है और स्पेशली वो बैठने पे होता है। खड़े होते हैं चलते हैं तो उसमें पेन नहीं होता आपको? नहीं, खड़े होने चलने में पेन नहीं होता। जैसे चेयर पे बैठ गए तो हमको 3 स्टेप में उठना पड़ेगा, या फर्श पे बैठ गए हाँ, तो मैं समझ गया, अचानक से खड़े हो गए, ठीक नहीं है। ऐसे नहीं होगा। एक वही ऑक्सीडाइनिया समस्या है। इसके लिए हमें वही एक बोलते हैं सिकाई करनी होगी। आप थोड़ी पानी गर्म करके टब में सिकाई करिए, जिसको हम लोग कम्युनली सीड्स बात बोलते हैं। और एक कॉक्सी कुशन आता है, एक छोटे से होल वाली तकिया ले लीजिए जिसमें बीच में बैक साइड कट हो और उस पर बैठिए, तो उस पर आपको प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। टेल बोन पे अगर आपको प्रेशर पड़ेगी तो फिर वो पेन जल्दी जाएगा नहीं। तो कोशिश करना है कि हार्ड सरफेस पे नहीं बैठे, ठीक है, लकड़ी वाले ऐसे चेयर पे या कुछ ऐसे पे नहीं बैठे, मुलायम कुशन पे बैठे। और विटामिन डी एंड B12 और कैल्शियम अगर नहीं है तो उसके लिया है आपने तो ब्लड टेस्ट करा के चेक करा लीजिए और उसके एक बार कोर्स भी कर लीजिए, उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। शिकायत जरूर करिएगा और बाकी आप रूटीन योगा एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, उससे आपको पेन सेटल हो जाएगा आपको। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि कंचन जी को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ, क्योंकि समय इतना ही है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ इंडिया में आज के लिए इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।